नमस्कार। 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के शुरू करते हैं। भारत 2023 में अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन भेजेगा। इस मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो एक तो याद रखना 2023 यानी अगले साल भेजेगा। और अंतरिक्ष जो है उसके जैसे हम आकाश भी बोलते हैं और इसको हम गगन भी बोलते हैं। गगन पर्यायवाची है तो गगन याद रखना, गगनयान। ठीक है, हम फटाफट देखेंगे। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताओ, देखें कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो ये तो आप जानते हैं अच्छे से, रावतभाटा राजस्थान, रा। ठीक है, तारापुर जो है ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जाता है, तो महाराष्ट्र। ठीक है, इसको याद रख लें, तारा महारा है ना, तो तेरा मेरा ऐसे कैसे भी आप याद रखें। कुडनकुलम, ठीक है, कर्नाटक, और काकरापार गुजरात। तो देखो ये तो सही है काकरापार। जैसे देखो गुजरात में से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, याद है ना, गुजरती है, तो काकरापार पार करना, जैसे गुजरते हुए पार करना, कर्क रेखा को गुजरते हुए पार करना, ऐसे कैसे भी आप याद रख लेना, काकरापार इसमें है। अब रही बात कुडनकुलम की तो ये कर्नाटक नहीं है, कर्नाटक में जो है वो तो है केगा। ये जो कुडनकुलम है ना ये है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो देखो नाडु कुड्डू ऐसे कैसे भी आप आ सकते हैं, नाडु, ठीक है, कुड्डू, या तो ये ट्रिक, या फिर कुलम, कूल का मतलब क्या होता है, ठंडा। तमिलनाडु को जैसे आप लाडू से याद रखो, तमिल लाडू, तो लाडू जो है वो गर्मा गर्म न करके बल्कि कूल थोड़े से ठंडे करके खाने चाहिए। ऐसे कोई भी ट्रिक से आप याद रख लेना इसको। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। होता क्या है, पूर्वोत्तर भारत के राज्य और दक्षिण के राज्य, यहाँ चीज़ें कन्फ्यूज हो जाती है, थोड़ी थोड़ी मिक्स हो जाते हैं कि वे तमिल में है कि कर्नाटक में है, कहाँ है। वैसे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र और युगम अगले और देख लो अब आप, तो केगा अभी अभी हमने देखा कर्नाटक में है। कल पक्कम ये कहाँ पे है, सही है क्या, तमिलनाडु। तो देखो जैसे अभी हमने देखा नाडू कुडू या फिर कूलम, लाडू खाओ कूल करके, कल पक्कम आज लाडू बनाए हैं और कल पक जाएंगे, कल पक जाएंगे, तो आराम से कूल करके खाना। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में है, नरोरा 3 अक्षर है उत्तर प्रदेश, तो ये आप याद रखना, नरोरा यूपी में है। रावतभाटा जो है ये राजस्थान में है, जबकि गुजरात में कौन सा है, कर्क रेखा करो पार, तो काकरा पार। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। अब ये अंतरिक्ष के अंदर है। विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम कहाँ है, केरल, ठीक है, केरल की राजधानी, तो केरल में है ये। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु है क्या, सही है ना, तो बेंगलुरु। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का कहाँ है, सतीश धवन हरिकोटा। ठीक है, इसको याद रखना है, सतीश। तो इसमें देखो ईस आ रहा है, ईस यानी ईश्वर, ईश्वर यानी कि हरि, ठीक है, लेके हरि का नाम, तो ईस तो हरिकोटा, सतीश हरिकोटा। हालांकि ये सब महान वैज्ञानिक है विक्रम साराभाई। अब सारे भाई कहाँ के, केरल वाले, केरल वाले जो है वो है सारे भाई, तो केरल तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई। तो सभी सुमेलित है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, पुनः इनको मिलान करना है। घटनाएं हैं अंतरिक्ष से जुड़ी हुई, विज्ञान से जुड़ी हुई। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला तो अमेरिका में थी, ये नासा की तरफ से गई थी, और हरियाणा की थी कल्पना चावला। 1997 की शायद बात है, इसका जो कोलंबिया यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फिर आते वक्त अंतरिक्ष से इनकी मृत्यु हो गई। अंतरिक्ष में सर्वाधिक लंबा समय बिताने वाली भारतीय मूल की पहली महिला, तो ये भी सही है, 6 महीने से ज़्यादा ये अंतरिक्ष में रही है, सुनीता विलियम्स, ये भी नासा में काम करती है। भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन, ये भी याद रखना, 2008 में, 2008, अभी चल रहा है 22, ठीक है, तो इधर भी 8 है, अभी 22 है सम संख्या। तो चंद्रमा पर मिशन जो है ना 22 अक्टूबर, ठीक है, उस दिन तारीख थी 22, अब चल रहा है 2022, 22/10/2008 को चंद्रमा पर पहला मिशन भेजा गया। दोस्तों कई बार क्या पुराने फैक्ट जो कि अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मील का पत्थर है, वैसे कई बार पुराने फैक्ट भी करंट अफेयर में पूछ लेते हैं, 1-2%, 1-आधा%। तो ये जो पहला कथन था ना चंद्रमा पर जाने वाला, तो देखो चंद्रमा पर अभी तक कोई भारतीय व्यक्ति नहीं गया है, केवल नील आर्मस्ट्रांग और एल्विन एल्ड्रिन 2 व्यक्ति जो 1969 में गए थे। राकेश शर्मा जो है ना वो चंद्रमा पर नहीं गया, बल्कि अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष में गया है। अंतरिक्ष और चंद्रमा में फ़र्क है दोस्तों, जैसे ये पृथ्वी है,
पृथ्वी से बाहर निकल जाए इसके गुरुत्वाकर्षण से तो वो सारा अंतरिक्ष है, जबकि चंद्रमा तो एक उपग्रह है, वहाँ जाए तो वो एक अलग बात हो गई। तो राकेश शर्मा जो है 1984 में गए थे और प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए। और सोवियत यान था रूस का, अब जो रूस है वो पहले सोवियत था, सोयूज T11 है ये जो है वो यान था। और जब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूछा रेडियो पे बातचीत करके राकेश शर्मा से कि वहाँ से भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे की हम बात करें, अगला प्रश्न 15 फरवरी 2017, ठीक है 2017, अब चल रहा है 22, यानी 5 साल पहले की बात है। वही बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए। इसरो के लिए महत्वपूर्ण दिन था। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु, ठीक है। क्यों था? क्योंकि इसने हरिकोटा, श्री हरि याद है ना, हरि मतलब सतीश, ईश का नाम लेके सतीश धवन केंद्र से हरिकोटा से 104 उपग्रह है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए। अब देखो दोस्तों, ये रॉकेट है, ठीक है, और इस एक रॉकेट के चारों तरफ से बांध के 104 उपग्रह भेज दिए। अब आप सोचो, एक एक उपग्रह कई टन वजन होता है, तो फिर ये जैसे रॉकेट लेके उड़ी, तो ये जो यान था इसे एक तो होता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, तो ये एक और होता है इसमें। तो इसमें जैसे ये जो उपग्रह था, इन उपग्रहों को लेके जो रॉकेट गया, उस रॉकेट का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, PSLV में अलग अलग है। अच्छा, यहाँ 33 से दोनों ऑप्शन सेम आ गए, तो एक और 38 कर लो। तो क्या उत्तर होगा इसका? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे देखो इसकी ट्रिक निकालते हैं, रॉकेट 3 अक्षर है, या फिर इसरो में भी क्या है 3 अक्षर है, तो एक तो और 2017 की, तो 3 तो लेंगे हम इधर से, जैसे गणित में लेते हैं ना, 7 हम लेंगे इधर से, तो क्या हो गया 37। तो PSLV C 37, ठीक है। इसके द्वारा ये 104 उपग्रह है वो छोड़े गए थे 2017 में, ठीक है। अगली बात हम देखें तो सही कथन नहीं देखना, यानी गलत जो सही नहीं उसको छांटना है। भारत ने अपना पहला उपग्रह क्या होता है? जो पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगाता है। तो रूस की सहायता से भारत का अंतरिक्ष के मामले में शुरुआत से दोस्त रूस ही रहा है, पुराना दोस्त रूस या सोवियत। इसकी सहायता से 1975 में सही है छोड़ा गया, नाम था आर्यभट्ट, महान गणितज्ञ के नाम से। कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया यान से हो गई थी धरती पर लौटते समय। संचार उपग्रह को भूतुल्यकालिक जियोसिंक्रेनिक, तो ये बोलते हैं इसको, कक्षा में स्थापित किया जाता है, ये भी सही है। संचार जो उपग्रह होते हैं ना उसको। और श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष, श्री हरि सतीश ईश, ठीक है, याद हो गया आपको, ग्रह है जो केरल में है। अब बताओ केरल में है क्या ये? केरल वाले तो है सारे भाई, तो विक्रम साराभाई केरल में है, तो ये कहाँ पे है? तो हरिकोटा जो है ईश्वर हरि, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, अंतरिक्ष के लिए उपग्रह है प्रक्षेपित किए जाते हैं रॉकेट के द्वारा, और रॉकेट जब छूटती है तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे आसपास धुआं सा हो जाता है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई आंधी आ गई हो, ठीक है। तो आंधी से याद रख लेना आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सतीश धवन केंद्र कहाँ पर है? ईश हरि आंध्र प्रदेश, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और जून के महीने में भी अपने राजस्थान में तो काफ़ी आंधियाँ, बारिश, ऐसे आंधियाँ वगैरह आती है, तो पर्यावरण एक तरह से हिला डुला रहता है। तो अभी जो 2022 में मनाया गया, ये याद रखने के लिए जून का महीना 5 जून। तो इसकी थीम क्या थी बताओ? तो दोस्तों इसकी थीम थी ये याद रखना, ओनली वन अर्थ, धरती एक ही है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है, फरवरी 2019, ये भी याद रखना। देखो 19 यानी 20, 21, 22, 3 साल पहले 19 में कोरोना आ गया था दिसंबर में, तो कोरोना से पहले कोरोना से बाद में, ऐसे आप थोड़ा जोड़ के याद रखेंगे फैक्ट को। तो 19 जो है ना, इसमें जैसे उसी साल पवन ऊर्जा नीति और सौर ऊर्जा नीति वो लागू भी की गई थी। तो युवा संबल, देखो युवा जो लोग हैं, अब यहाँ युवा माना है 1 से 35, और महिलाओं को शायद 40 साल तक है, और राजनीति में तो युवा 55-60 साल के भी युवा नेता कहलाते हैं। तो युवा जो है,
युवाओं को संबल कैसे मिलेगा? देखो युवा जो है वो बेरोजगार है और उनको संबल कैसे मिलेगा? जब उनको कुछ पैसे मिलेंगे। तो बेरोजगारों को भत्ते से संबंधित है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री, यहाँ कौशल नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए। ठीक है, कुसुम, कुसुम का मतलब हो गया पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री केयू किसान ऊर्जा एसयू सुरक्षा, ये एक ही नाम है, किसान ऊर्जा सुरक्षा मिशन कुसुम। तो सौर ऊर्जा के लिए ध्यान रखना, पंप वगैरह किसानों को सोलर पंप वगैरह कुएं वगैरह उसमें सेट किए जाते हैं। तो पहला संयंत्र कुसुम योजना के तहत, पहला संयंत्र वैसे नहीं, कुसुम योजना के तहत पहला संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया? तो हो जाएगा भालोजी। ठीक है, भालोजी, जयपुर भालोजी, कोटपुतली के पास में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपनाई गई थी। इसमें 53, ये भी एग्जाम में आ सकता है, 5 3 3 4 याद रखना, 5 + 3 + 3 + 4, कक्षा 5, 1 से 5, फिर 3 3 4, इस प्रकार से स्ट्रीम। तो इसमें यह है कि 100% सकल नामांकन, यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो कि बाहर घूम रहा है, उसका नाम स्कूल में लिख लिया गया है, स्कूल में एडमिशन हो गया है, उसे कहते हैं नामांकन। तो 100% नामांकन का टारगेट कब तक का रखा गया है? तो क्या उत्तर होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 2030, याद रखना। 2-3 चीज़ें और हैं, पर्यावरण से संबंधित भी कुछ टारगेट ग्लासगो में मोदी जी ने 5 संकल्प लिए थे। तो उसमें 2030 तक के 4 संकल्प हैं। कार्बन को कम करना, 50% जो है वो ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से अपनाना, और एक वर्ष आएगा 2070 जिसमें कि नेट जीरो कार्बन। तो 2030 2070 ये 2 वर्ष ध्यान में रखना। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो देखो पहले योजना के नाम को देखो, जीवन धारा, जीवन की धारा, जल धारा, बिना जल यानी जल ही जीवन है, बिना जल संभव नहीं है जीवन। तो जल जीवन की धारा, धारा किसकी निकलती है? जल की। तो जल से संबंधित है, तो सिंचाई से संबंधित है। तो पहली बात तो ये कर लिया। अब किसके लिए? तो SC और ST हेतु सिंचाई सुविधा, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के लिए सिंचाई की सुविधा के लिए है। हर घर कलेक्शन है ना, ये योजना जो है वो तो अलग है। ये 25 अगस्त 2015 को, तो 2011 में जनगणना हुई, 2013 में उसके डाटा आए, और 2015 में हुई धार्मिक जनगणना कि भाई किस धर्म के कितने लोग हैं। तो वो डाटा हम और देख लेते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात, यानी 1000 महिलाएं की तुलना में 1000 पुरुष, तो इनमें ज़्यादा संख्या किसकी है? तो ईसाई धर्म में 973, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में 973 महिलाएं हैं। ठीक है, न्यूनतम सिख धर्म में है। सबसे कम आबादी जैन धर्म की है और सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म की है। तो कौन सा आपको इसमें गलत लग रहा है दोस्तों? ये तो आपके सही लग ही गया, हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा है। और सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाई में है, न्यूनतम सिख धर्म में है, सबसे कम आबादी जैन धर्म की। ये सही नहीं है दोस्तों, जैन धर्म की कम नहीं है, बल्कि जैन धर्म के राजस्थान में ठीक स्थिति में है बाकी आबादी की तुलना में। यहाँ सबसे कम होगी ईसाइयों की। ठीक है, ईसाइयों की 0.1% आबादी है। ओके, आगे हम देखें पुनः धार्मिक जनगणना के आंकड़े, क्योंकि जनगणना भी आपके टॉपिक में है। तो सर्वाधिक हिंदू आबादी जयपुर, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी जयपुर, जैन आबादी जयपुर, ईसाई आबादी जयपुर। तो कौन सा आपको इसमें गलत लग रहा है? तो दोस्तों इसमें जो है गलत जो है, देखो हिंदू वाला तो सही है, मुस्लिम भी सही है। जयपुर जो जिला है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आबादी है, तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही ज़्यादा है। जैन भी जयपुर में ज़्यादा है। ईसाई जो है वो जयपुर नहीं है, बल्कि ईसाई कहाँ है ज़्यादा? ईसाई है बांसवाड़ा में। देखो आबादी में बहुत कम है, मगर जितने भी है अधिकांश बांसवाड़ा में जो है वो है। नवीकरणीय ऊर्जा में कौन सा शामिल नहीं है? नवीकरणीय मतलब रीन्यूएबल या फिर अक्षय ऊर्जा, जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो देखो ऐसी ऊर्जा जो पिछले 30-40 सालों 50 सालों में आविष्कार हुआ है और जो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे सौर ऊर्जा है। तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। तो वैसे ही सौर ऊर्जा जो है, जब तक सूरज रहेगा तब तक वो सोलर प्लेट जो है वो ये ऊर्जा चलती रहेगी। हो सकता है आने वाले समय में और नई चीज़ आ जाए और पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। तो 2 चीज़ें हैं उसमें, मतलब पवन ऊर्जा भी इसमें है, गैस नहीं है, बायोमास इसमें। क्योंकि बायोमास, बायो डीजल जो कचरा है, तो उसमें क्या होता है कि जब तक जीव जंतु है कचरा तो होता रहेगा, गोबर वगैरह है, पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह, तो उससे भी ऊर्जा बनती है। तो पवन ऊर्जा जो गैस ऊर्जा जो है, गैस क्या है ज़मीन के अंदर इसके
भंडार है, अब वो फिक्स है भाई, कभी ना कभी तो ख़त्म होंगे ही ना एक दिन तो इसलिए इसको परंपरागत या अनवीकरणीय में जो है माना जाता है। गैस, पेट्रोल, कोयला, थर्मल, मतलब कोयला ही हो गया। जवाहरलाल नेहरू JLN सोलर मिशन, सौर मिशन जो है उसके बारे में 4 तथ्य है, बताओ कौन सा सही नहीं है, पढ़ लो आप। दो 2022 तक यहाँ 20,000 मेगावाट होगा में सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य रखा है। तो देखो पहला कथन है शुरुआत जनवरी 2010 में हुई, सही है दोस्तों। मिशन का लक्ष्य 2022 तक यानी 12 साल आगे का इन्होंने 20,000 का रखा था, 20,000 मेगावाट का। घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा की गई और वर्तमान सरकार ने सौर ऊर्जा क्षमता लक्ष्य को 5 गुना बढ़ाकर 1 लाख मेगावाट जो है वो कर दिया है। तो कौन सा गलत है, ये तो सही है। अब देखो 2010 में नेहरू जी थे नहीं, मनमोहन सिंह थे। दूसरी बात, नेहरू जी जब थे 64 तक, तब तक सौर ऊर्जा जैसी कोई अवधारणा थी नहीं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, वो सी। तो नेहरू जी ना होके मनमोहन सिंह हो जाएगा यहाँ। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में एक तथ्य और है, गलत तथ्य ढूंढना है। 2030 तक मैंने बताया था ना, वर्ष में 2030 तक के कई लक्ष्य हैं। बिजली उत्पादन में 40% ऊर्जा उत्पादन स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि अभी तो जैसे कोयला है तो स्वच्छ में नहीं आता, वातावरण प्रदूषित होता है कोयला जलने से, तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है। तो स्वच्छ ऊर्जा का मतलब सौर, पवन, तो उसका लक्ष्य सही है। भारत ने जर्मनी के साथ मिलकर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की स्थापना की थी 2015 में। मोदी जी ने, भारत ने जर्मनी के साथ, सही है क्या बताओ? नहीं दोस्तों, जर्मनी नहीं है, क्या था यहाँ पे, फ्रांस व ओलांद उनके साथ मिलकर इसका मुख्यालय मैंने बताया था गुड़गांव में है। और जो है अगला, वर्तमान में अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में 4थे स्थान पर है दोस्तों। और प्रथम स्थान पे कौन है, कमेंट करना, अमेरिका ही याद आ रहा है मुझे तो। 31 जुलाई 2022 तक, अभी जो जुलाई गई है अभी 2 महीने पहले, वहाँ तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो 57,973 मेगावाट है। थोड़ी नज़र रख लेना, 57,000 मेगावाट क्षमता है, ठीक है। तो वो फ्रांस हो जाएगा। अगला, कौशल भारत योजना। कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल क्या होता है, कोई चीज़ की कला। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने सिलाई सीख ली, तो अब वो अच्छे कपड़े सिल रहा है, तो उसके अंदर कला है और उस कला से वो कमा के खा सकता है। तो व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कला हो, चाहे तकनीकी हो, आजकल जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और बहुत सारी प्रकार के, तो सरकार क्या करती है, बहुत सारे कोर्सेज करवाती है। तो कौशल भारत योजना सरकार ने शुरू की है। इसके बारे में सही कौन सा नहीं है, तो देखो इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस, ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस कब, 15 जुलाई का महीने में स्कूलें खुल जाती है, तो आप इसे याद रखो, जुलाई का महीना है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस आता है, उसके 4 दिन बाद 15 जुलाई को 2015। सन 2022 तक भारत के 40 करोड़ लोगों को कौशल में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, कि 40 करोड़ लोगों को इस साल का है। इसका टैग वाक्य है कौशल भारत और कुशल भारत। कौशल स्किल, कुशल भारत स्किलफुल। भाई कौशल होंगे तभी कुशल होगा, भारत कुशल बनेगा। और युवाओं के लिए विकास के अवसर। और इस योजना का प्रारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कर कमलों से किया गया। तो कौन सा चारों में से कथन गलत लगा आपको? तो दोस्तों ये गलत है। 2015 में मनमोहन सिंह नहीं थे। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक रहे, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 15 में मोदी जी थे उस समय, 14 में आ गए थे मई में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस समय होगा सही उत्तर। अब कुछ कोरोना के बारे में जो है वो आ जाते हैं। मुझे लगता है आपको ये उत्तर दिख गया। कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, कोरोना वायरस को तो महामारी घोषित करने वाला था हरियाणा, ठीक है। अगली बात, कोरोना के समय मोदी जी ने वो जनता कर्फ्यू लगाया था, याद है ना आपको, जनता कर्फ्यू, कि एक दिन घर पे रहना है। और ताली और थाली भी शायद उसी दिन थी कि थाली बजानी है, जो है उनका जो कर रहे हैं चिकित्साकर्मी कार्य उनके लिए। तो
इसमें क्या उत्तर होगा इसका, जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो पहली बात तो देखो ये आप सोचो कि 2020 की बात होती है, 21 को तो आप काट ही दो। अब 20 में कब? 22 मार्च, 25 मार्च, 18 मार्च। ये 18 मार्च तो देखो एकीकरण में आता है, ठीक है। तो 22 मार्च इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखना। 2 ठीक है, 22 मार्च 2020, ठीक है, याद रखना। 25 मार्च को 3 दिन बाद 25 मार्च को क्या कर दिया था? पहली बार लॉकडाउन लगा गया था और कहा था कि जो जहाँ है वहीं रहें, इस प्रकार का आपने याद आया होगा। तो देखो उस टाइम को याद करते हैं ना तो आज भी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक वो टाइम था, भगवान नहीं करें कि इस धरती को दोबारा ऐसा समय देखना पड़े। पूरी धरती जो है यानी पूरी दुनिया जो है, पूरी मानवता वो एक तरह से ठहर सी गई थी और बहुत सारे लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़े और बहुत सारे लोगों को अपनों को खोना भी पड़ा। तो वो जो था ऐसा टाइम महामारी का, तो वो है 25 मार्च को पहली बार लॉकडाउन लगा। जबकि राजस्थान का मुझे याद आ रहा है 18 मार्च को ही जो बोर्ड एग्ज़ाम थे उनको स्थगित कर दिया गया था। 2 पेपर थे क्योंकि हमारी ड्यूटी थी उस समय, तो गणित का और एक सामाजिक का। तो शायद 18 मार्च को राजस्थान ने लगा दिया था लॉकडाउन, बाकी आप कमेंट करना। कोरोना का पहला केस विश्व में चीन के वुहान शहर में, याद रखना। चीन का तो पता ही है आपको, चीन ने कोरोना दिया था। अब वुहान शहर, ये याद रखना, वुहान ने ला दिया तूफान, ठीक है। तो हुआ तो ये घटना कब की है? तो कोरोना का पहला मामला जो है देखो, बताओ कब की है? 20-19 कब? तो देखो कोरोना को बोलते ही तो कोविड ही है, कोविड-19 बोलते हैं ना। 19 में आया था इसलिए, मतलब कोरोना वायरस आइडेंटिटी जो है उसकी 19 थी उसकी। तो ये जो है 19 में आया था दोस्तों। इसमें हालांकि कोरोना एक प्रकार है वायरस का, जैसे जुकाम में भी एक अलग टाइप का कोरोना वायरस है, ये अलग टाइप का कोरोना वायरस था, इसकी संरचना अलग थी, इसलिए इसको 2019 की वजह से 19 नाम इसका दे दिया WHO ने। तो 19 तो है ही, और दिसंबर का महीना है दोस्तों, दिसंबर 2019, ठीक है। अब आगे है कोरोना महामारी के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ठीक है। टेड्रोस घेब्रेयेसस इसके वो है, तो घबराए वैसे घेब्रेयेसस ऐसे याद रख लेना, इसके निदेशक। 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया। 19 में आई, 3 महीने बाद ही WHO को पता चल गया कि तो महामारी है, फैल रही है। तो 11 मार्च और 11 दूनी 22, 11 दिन बाद ही 22 मार्च को मोदी जी ने भी इसको महामारी घोषित करते हुए यानी मानते हुए जो है जनता कर्फ्यू, ताकि मतलब जनता को एक दिन थोड़ा ऐसे जागरूकता के लिए। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में हुआ था, वो कोई फ्लाइट से आए थे बाहर से। और कोरोना का अर्थ है क्राउन। अब देखो नाम तो कितना है इसका ना, क्राउन मतलब मुकुट, और ऐसे मुकुट से जो है ना भगवान ही बचाए। तो RNA, ठीक है, क्या राइबो न्यूक्लिक अम्ल वायरस होता है, ध्यान रखना ये कोरोना में। कोविन व आरोग्य सेतु कोरोना के उपचार हेतु दी जाने वाली दवाएं हैं। तो कोविन और आरोग्य सेतु दोस्तों दवा है क्या? आपने टीका लगवाया तो कहाँ से? आरोग्य सेतु में वो किया था ना रजिस्ट्रेशन। तो आरोग्य सेतु ट्रैक करने के लिए जो है ना, वो पैकिंग नहीं मतलब ट्रैकिंग आएगा यहाँ पे, ट्रैकिंग। कोरोना में जैसे ट्रैकिंग करना उससे संबंधित एप्लीकेशन थे, ये ऐप थे। और मेरी जब ड्यूटी लगी थी, मुझे याद आ रहा है जून 2020 में, तो चेक पोस्ट पे ड्यूटी लगी थी। तो वहाँ पर पुलिस स्टाफ था, मेडिकल स्टाफ था और हम शिक्षक लोग भी थे। बाहर से जो बसें निजी वाहन से लोग निजी वाहन लेके आते थे किराए कर करके, हैदराबाद से, तमिलनाडु, केरल, आसाम से निजी बसों में आ रहे थे लोग। तो हमारा काम था कि भी उनको जो है उनकी पूरी एंट्री करना, कहाँ आए हैं, कहाँ जा रहे हैं पूरा, और उनको क्वारंटाइन करना कि 14 दिन घर पर रहेंगे। उनसे बॉन्ड वो फॉर्म भरवाते थे। तो मेरा उसमें था कि उनको ऐप के बारे में भी बताना। तो जो कोविन है ना, ये राजस्थान सरकार का है। तो उसमें मैं एक पेज पन्ना रखता था, ऐसे पेज पे कोरोना का ऐसे वायरस बना के कोविन लिखे और ऐसे इशारा दिखाते थे कि भाई ये कोविन है, प्ले स्टोर से इसको कर लो। उस समय इतनी थोड़ी था कि लाओ मोबाइल तो 1 मिनट में कर देता हूँ। उसमें तो ये था ना कि दूरी रहें, टच नहीं करें। इतना खौफ था कि जैसे एक दिन कोई आसाम से आई थी टीम, उन्होंने वो खड़े थे क्योंकि लाइन लगती थी ना, तो गाड़ी कैसे सारा दे के खड़े हो गए ऐसे। तो फिर घर पे आके साथ वालों ने कहा कि आज तो जो है कोरोना चिपका दिया गाड़ी के। तो डर के हमारे घर पे आके गाड़ी को एकदम जो है सर्फ के पानी से धोया। तो था, और रियल में भी देखो था ही उस समय वो। अब रस्सी के टच कर लिया
तो हम लोग रस्सी के टच नहीं करते, टच कर लिया तो फिर हाथों को वो सैनिटाइज करते हैं। तो बहुत बड़ा जो है एक खौफनाक जो समय माहौल था। तो कोविन हालांकि इतना फिर जैसे अब व्यक्ति इतना है तो बच भी तो कहाँ पाएगा। तो कोरोना से तो लगभग सभी गुजरे थे, पर अलग अलग बॉडी पे उसका अलग अलग जो है वो असर, जो इफेक्ट जो है वो होता था। अब देखो इन चीज़ों के बारे में, तो कोविन और आरोग्य सेतु जो है वो क्या है, ऐप है। इनको तो जितना याद नहीं करे उतना ही अच्छा है। इसरो की वाणिज्यिक संस्थान न्यू स्पेस इंडिया, इसकी कॉमर्शियल संस्थान है, जिसमें क्या है कि दूसरे देशों की मदद करना और उनके खर्चा ना हो। दूसरा देश जैसे महंगा पड़ता है खुद भेजें तो इसरो के माध्यम से एक साथ ही 2, 4, 5, 10 देश वहाँ उपग्रह छोड़ देते हैं, भिजवा देते हैं और अपने यहाँ इनकम भी हो जाती है। तो ब्राज़ील में जो है, हमें दुनिया नहीं है यहाँ से, यहाँ कोई वाक्य था। तो ब्राज़ील के 19 उपग्रहों, ब्राज़ील और अन्य देशों के 19 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया। तो किस यान से? तो वो पहले वाला याद है ना, इसरो रॉकेट, तो 3 अक्षर, और 2017 7 और इसमें 104, वो तो PSLV था। अब ये 19 उपग्रह भी वो इसरो ने भेजे, ये न्यू स्पेस इंडिया ने भेजे, इसरो की संस्था है। ये कौन सा यान आ जाएगा? तो इसमें देखो सफल रहा, वाणिज्यिक संस्था है, कॉमर्शियल है, काम बढ़िया रहा। तो क्या हुआ कि 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया, ऐसे याद रख लेना। तो PSLV C51, ये अपना यस गुरु एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उसकी टेस्ट सीरीज़, नोट्स, सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट सीरीज़, रीट के लिए कुछ उपयोगी सामग्री, अन्य चीज़ों के लिए मॉक टेस्ट, अमृत अभ्यास टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेलेबल है। SpaceX अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके बारे में बताइए। SpaceX कौन सा सही नहीं है? मालिक इसके एलन मस्क है। एलन मस्क जानते होंगे, टेस्ला कार, अभी ट्विटर को खरीदने का भी मामला चल रहा है, विश्व के बहुत पैसे वाले व्यक्तियों में आते हैं, सही है। इसने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह, अब देखो अपने PSLV C37 ने तो छोड़े थे 104, इसने छोड़ दिए 143 SpaceX, है ना, खतरनाक मामला है। अब आने वाले टाइम में फिर हज़ार जाएंगे, है ना, फिर इतने कहाँ अंतरिक्ष में, फिर कितनी भीड़ हो जाएगी, है ना। तो स्टारलिंक योजना भी एलन मस्क की है। अब इसमें क्या होगा, इंटरनेट और तेज़ आएगा, उपग्रहों से इंटरनेट उपलब्ध करवाने का प्रयास है। अभी तो वो समुद्र के अंदर इसकी केबल होती है, फिर टावर के थ्रू, और इसकी लाइन भी, तार भी होते हैं अभी। तो अब ये, और अभी आपने देखा होगा आसमान में, टीवी में कहीं सुना, अखबार में, कि आसमान में ऐसे तारे चल रहे हैं, जैसे तारों की ट्रेन चल रही है, लाइटें सी, तो वो उपग्रह थे इनके, वो स्टारलिंक वाले। SpaceX अमेरिका की एक सरकारी कंपनी है। तो कौन सा सही नहीं लगा आपको? तो देखो ये चौथा जो है ना, SpaceX अमेरिका की सरकारी नहीं है दोस्तों, निजी है, पर्सनल है उसकी, प्राइवेट। सरकारी तो नासा है अमेरिका की सरकार की, ये निजी है, ठीक है ना। तो एलन मस्क है इसके मालिक। लास्ट का सेकंड लास्ट है ये। केतन ब्राउन जैक्सन नामक महिला चर्चा में रही, किस पद पर आसीन हुई? केतन जी, ये जी लगाए नहीं ऐसे कि फलान जी, नाम में जी शामिल है, जैसे LG पार्ले जी होता है ना, वैसे ब्राउन जैक्सन। देखो संयोग से पेन भी आज ब्राउन ले रखा है, पेन का कलर भी इसमें पता चल रहा होगा कलर का, तो ब्राउन। तो ये महिला जो है किस पद पर आसीन हुई है? 4 पद यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, बताओ। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत। अश्वेत का मतलब क्या हुआ? अमेरिका के जो लोग हैं वो श्वेत है, मतलब गोरे हैं, यानी रेड इंडियन उनको कहा जाता है। और वहाँ पर जो अफ्रीकन लोग रहते हैं, या जो मिक्स है अमेरिकी अफ्रीकी, तो जैसे बराक ओबामा थे, तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको अश्वेत कहा जाता है। तो ये पहली ही महिला है अश्वेत जो इस पद पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है, केतन जी ब्राउन। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लता मंगेशकर के पिताजी थे दीनानाथ मंगेशकर, और पहला ही ये दिया गया है। तो आप किसी गायकार को न सोच के आप ये देखना कि मोदी जी को दिया गया है, ऐसे याद रख लेना ट्रिक से कि मोदी जी लता मंगेशकर की गायकी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, फैन थे। हालांकि फैन की वजह से नहीं, कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, तो ऐसे याद रखने के लिए आप इसे याद रख सकते हो। तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। तो ये थे 25 प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।